हेलो बच्चों, आज हम चार्ल्स के नियम का अध्ययन करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बॉयल के नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। किंतु चार्ल्स के नियम में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अर्थात दाब को नियत या निश्चित रखते हैं। चार्ल्स के नियम को आयतन नियम के नाम से भी जानते हैं, अर्थात वॉल्यूम लॉ भी कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि विच लॉ इज नोन एज वॉल्यूम लॉ, तो आपको आंसर लगाना है चार्ल्स लॉ। इसे हम प्रायोगिक गैस नियम भी कहते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी भी गैस के लिए दाब को निश्चित या निर्धारित कर दिया जाए, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए और उसमें ताप को बढ़ाया जाए, इस स्थिति में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो चार्ल्स के नियम का आधुनिक कथन निम्न प्रकार से कहा जा सकता है। इस नियमानुसार स्थिर दाब पर, अर्थात इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। फॉर एनी गैसेस, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, देन द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अर्थात निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। इस स्थिति में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, या हम कह सकते हैं समानुपाती का चिन्ह, हटा देने पर एक कांस्टेंट वैल्यू लगती है, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। ये नियम जे चार्ल्स द्वारा सन 1787 में प्रतिपादित किया गया था। अब हम इस फॉर्मूले को या इस सूत्र को गणना के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। हमें इसमें याद रखना होगा कि V इक्वल टू के टी के साथ हम गणितीय स्वरूप को देखेंगे और साथ ही चार्ल्स के नियम में प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर बॉयल के नियम में देखा था कि उसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे, अर्थात बॉयल के नियम में ताप निश्चित और निर्धारित था, नियत था, मतलब हमने उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। लेकिन चार्ल्स के नियम में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे या दाब को नियत राशि के रूप में लेंगे। इस प्रकार जो सूत्र हमारे पास प्राप्त हुआ है या जो फॉर्मूला हमें मिला है वो है V इक्वल टू के टी। यदि हम K को एक स्थान पर रखकर T का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तब हमारे पास इक्वेशन आएगा V बाई टी इक्वल टू के। यदि मान लीजिए हमें किन्हीं दो गैसों के लिए कंपैरिजन करना है या तुलनात्मक अध्ययन करना है, इस स्थिति में एक गैस का आयतन V1 और उसका परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 होगा, जबकि किसी दूसरी गैस के लिए V2 और T2 होगा, अर्थात आयतन V2 और परम ताप या ताप हम कह सकते हैं T2 होगा। इस स्थिति में यदि हमें प्रश्न में V1 की वैल्यू इन्होंने ज्ञात करने के लिए कहा या क्वेश्चन में हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, इस स्थिति में हम V1 बराबर T1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होगा T1 V2 अपॉन T2। क्योंकि जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तब हमें 3 टर्म गिवन होगी, मतलब हमें यहाँ पर T1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और T2 की वैल्यू दी हुई होगी। इस स्थिति में हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर V गैस का आयतन है, जबकि T गैस का तापमान है, जिसके लिए हम केल्विन पैमाने का प्रयोग करेंगे या केल्विन स्केल का उपयोग करेंगे। जबकि K एक नियत राशि है जो गैसों की स्थिति को निर्धारित करती है। हम इस चार्ल्स के नियम का प्रायोगिक स्वरूप देखने के लिए आपको
निम्न तरीके से समझा सकते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ है। इस कंटेनर में ये जो येलो पार्ट है, ये जो पीला भाग है, यहाँ पर कुछ गैस के अणु या मॉलिक्यूल्स है। ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है जो प्रेशर लगाता है, क्योंकि चार्ल्स के नियम में हमने पहले ही आपको ये बात बता चुके हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, अर्थात दाब नियत होगा। यदि दाब नियत होगा, इस स्थिति में हमें देखना होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, यहाँ पर देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के प्रेशर कांस्टेंट है। जबकि टेम्परेचर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ये अणु प्रसारित हो रहे हैं, ऊपर की तरफ फैल रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस स्थिति में प्रेशर को हमें नियत राशि माननी होगी, और नियत राशि प्रेशर है चार्ल्स के नियम में। और यदि आपसे कभी ग्राफ पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा चार्ल्स के नियम में, जबकि हमने बॉयल के नियम में देखा था पैराबोलिक ग्राफ बन रहा था। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर अपने चार्ल्स के नियम को एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। और मैंने अपने आपको बॉयल के लॉ में भी इस प्रकार के पिस्टन का प्रयोग करके बताया था, और आपको चार्ल्स का नियम भी ऐसे ही याद रखना है। प्रश्न जो आपको एग्जाम में आते हैं वो ये हैं कि चार्ल्स के नियम में किस राशि को नियत रखा जाता है, तो आंसर होगा प्रेशर को नियत रखा जाता है चार्ल्स के नियम में, जबकि बॉयल के नियम में टेम्परेचर को नियत या कांस्टेंट रखते हैं। और जिस स्थिति में प्रेशर कांस्टेंट है, तब V और T के मध्य रिलेशन निकालते हैं या संबंध स्थापित करते हैं। चार्ल्स का नियम इस प्रकार से प्रेशर कांस्टेंट करने पर V और T के मध्य संबंध बताते हैं, जबकि बॉयल के नियम में याद रखिएगा टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पर प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य संबंध बताते हैं। तो आपको याद रखना है, ये चार्ल्स के नियम के लिए और ये बॉयल के नियम के लिए है, और हमने बॉयल के नियम को इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था, समझा दिया था। कोई भी आपके डाउट होंगे वो मैं आपके क्लास में क्लियर कर दूंगी।